स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं स्टडी IQ और आज आपके बीच में 16 दिसंबर की बात करने आया हूं। 16 दिसंबर हमारा विजय दिवस, यानी कि जब भारत पाकिस्तान के ऊपर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को लेकर जीत रहा था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल क्वेश्चन है और वो आपके लिए है। मैं तो अपने आप से हमेशा पूछता ही रहता हूं, आपके लिए भी ये है कि जब 16 दिसंबर को हमने पाकिस्तान को सरेंडर करवाया 93,000 सोल्जर्स के साथ, तो उस समय से बांग्लादेश आजाद हो गया। बट अगर आप बांग्लादेश वासियों से पूछेंगे कि सर आप अपना नेशनल लिबरेशन डे कब मनाते हैं, तो वो 16 दिसंबर का नाम शायद याद भी ना रखें, उन्हें वो डेट याद भी ना हो और वो शायद इससे भी कोरिलेट ना कर पाए कि इंडिया ने उन्हें हेल्प किया था उनकी देश को आजाद करने के लिए। वो आपको 25-26 मार्च के डेट को बताएंगे कि जी हां, 1971 26 मार्च को ही हम अपना नेशनल इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। उसी तारीख से हम आजाद हुए थे। एक्चुअली वो 25 तारीख से लेकर 16 दिसंबर तक के स्ट्रगल को स्ट्रगल मानते हैं। वो 24 मार्च के बाद अपने आप को वजूद में आता हुआ देखते हैं। उनके लिए 16 दिसंबर कोई डेट नहीं है, हमारे लिए है। तो हम विजय दिवस मनाते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये कहीं ना कहीं उनके फ्रीडम फाइटर, उनके फादर ऑफ नेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान का नाम लिखा हुआ है एज अ फादर ऑफ नेशन ऑफ बांग्लादेश, क्या उनसे जुड़ा हुआ है? क्या शेख मुजीबुर रहमान को कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों ने भुला दिया है, जो अभी अभी हसीना जी के साथ हुआ उसके वजह से, या जो आवामी पार्टी के साथ हुआ बांग्लादेश में उसके वजह से शेख मुजीबुर रहमान की डायनेस्टी की लेगेसी और उनका पूरा किया गया काम अब मट्टी को सुपुर्द कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है? और डज इंडिया नीड अ पर्सन लाइक बंगबंधु? हम इन्हें बंगबंधु कहते हैं, ये हमारा दिया गया टाइटल है, इंडिया के द्वारा दिया गया टाइटल है। तो क्या बंगबंधु आज भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है? इसी बात को देखने के लिए विजय दिवस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विजय दिवस का बैकग्राउंड यही है दोस्तों, दैट इंडिया विच एंटर्ड इन वॉर इन बांग्लादेश ऑन 3rd of December, सैम मैनेक्शॉ ने डिसीजन लिया कि जब तक बारिश पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता हम बांग्लादेश में एंटर नहीं करेंगे। हम 3rd of December को एंटर करते हैं और 13 दिन बाद यानी कि 16 दिसंबर को हम घोषित करते हैं, वी डिक्लेयर दैट Bangladesh is in our capture, in the sense East Pakistan at that point of time is in our capture. ढाका को चारों तरफ से इंडियन टैंक्स ने घेर लिया था। आप यहां पर दो लोगों को देख रहे हैं, आज इसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई है। यहां पर हैं हमारे इंडियन आर्मी के जनरल जगजीत सिंह एंड यू हैव KAA नियाजी फ्रॉम द पाकिस्तानी आर्मी काउंटर पार्ट। इनको महज 1 घंटे का टाइम दिया गया था। शाम के 4 बजे इन्होंने सरेंडर की तारीख तय कर दी। दैट इज ऑन 16th of December 1971 को 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ वो इंडियन फोर्सेस को जगजीत सिंह जी के अंदर सरेंडर कर रहे थे, जगजीत सिंह अरोड़ा सर के अंदर सरेंडर कर रहे थे। अब ये फोटो हमारे आर्मी चीफ के दफ्तर में लगी रहती है। आप अगर उनके दफ्तर में जाएंगे या उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो ठीक उनके पीछे ये फोटो लगा रहता है। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट बैजेस ऑफ ऑनर दैट इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड। आपको ये भी बता दूं कि वर्ल्ड वॉर के रिफ्यूजी रिकॉर्ड्स को और वर्ल्ड वॉर के सरेंडर रिकॉर्ड्स को भी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ने तोड़ दिया था। यानी कि इंडिया उस समय तक सबसे ज्यादा रिफ्यूजी और सरेंडर्ड सोल्जर्स लेने का रिकॉर्ड बना चुका था। तो हमारे लिए तो एक गर्व की बात थी कि हमने पाकिस्तान के मंसूबे को खत्म किया था। पाकिस्तान जिसने जन्म लिया था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनकर, अब वो सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान रहा, ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश जाना जाता था। बट देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी ओवर द लेगेसी। देश कैसे चलता है विदाउट पॉलिटिकल आइडियल्स? देश कैसे चल सकता है विदाउट फ्रीडम फाइटर्स एंड आइडियल्स?
हम और आप हमेशा डिबेट करते रहते हैं ना कि भारत को आजादी कैसे मिली, क्या वो गांधी के रास्ते मिली या वो भगत सिंह के रास्ते मिली। हम इसमें भले ही अपने ओपिनियन में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अपने इस ओपिनियन में एक हैं कि गांधी और भगत दोनों ने देश को आजाद कराया। लेकिन बांग्लादेश की कहानी ऐसी नहीं है दोस्तों। बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं अपने फ्रीडम फाइटर्स, अपने आइडियल्स को छोड़ दिया, और वो कहानी है आज के बांग्लादेश की कि ऐसा क्यों बना हुआ है बांग्लादेश। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आफ्टर दिस। शेख मुजीबुर रहमान की स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एज ऑफ टुडे वी नीड हिम अ लॉट, और एज ऑफ टुडे वी नीड अ पर्सन लाइक हिम अ लॉट, ताकि बांग्लादेश में भी स्टेबिलिटी आए और भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस भी ठीक हों। अब ऐसा क्यों नहीं है, ये तो इनकी हिस्ट्री देख के ही पता चलेगा। देखिए, शेख मुजीबुर रहमान आवामी पार्टी को स्टैब्लिश करने वाले में से एक नेता में से एक थे, ईस्ट पाकिस्तान के नेता में से एक थे, और इनका कल्चरल सिंबलिज्म वेस्ट पाकिस्तान से अलग था। वेस्ट पाकिस्तान उर्दू और ईस्ट पाकिस्तान बंगाली। तो उर्दू वर्सेस बंगाली के डिवीजन को शायद पाकिस्तानियों को लगा या हमारे जिन्ना साहब को लगा होगा कि वो पार कर जाएंगे। उन्हें यह लगा कि सब लोग उर्दू बोलने लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बंगाली मुसलमान उर्दू मुसलमान से बहुत अलग थे, भिन्न थे, और यह चीज शायद जिन्ना नहीं समझ पाए। व्हेन पाकिस्तान कम्स अप 1962 तक ईस्ट पाकिस्तान को कोई भी, यानी कि बांग्लादेश को कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत ही नहीं समझी गई। ईस्ट पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट नहीं बन रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज नहीं बन रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान में कोई आर्मी हेडक्वार्टर्स नहीं बन रहा था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। वो सब तो छोड़ दीजिए, कोई पॉलिटिकल प्रोसेस भी नहीं हो रहा था, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप एस्टैब्लिश भी नहीं किए जाने दे रहे थे। दो पाकिस्तानी जनरल्स थे जिनके हक में यह फैसला आता है, जो ये ऐसा काम कर रहे थे। डिक्टेटोरियल पावर्स, लुक एट द नेशन व्हेन दे कम अप। जब राष्ट्र जन्म लेता है ना, और अगर राष्ट्र धर्म के नाम पर जन्म ले रहा हो, जैसे कि पाकिस्तान, जिसने अपने आप को थियोलॉजी या थियोक्रेसी के ताब से नवाजा था, या थियोक्रेसी के नाम से अपने आप को एक किया था, वो अब टूट की कगार पर था। 1962 तक ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल आवाज, डेमोक्रेटिक आवाज को दबा दिया गया, बिकॉज बंगाली वर्सेस उर्दू। तो यहां पर 1962 तक आयूब खान और दूसरे हुए जनरल याह्या खान, दोनों ने दबाया ईस्ट बंगाल या ईस्ट पाकिस्तान के एस्पिरेशंस को। इसमें सबसे उभरे, सबसे लीडरशिप में सबसे आला दर्जे के या सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर उभरे हमारे मुजीबुर रहमान साहब। नाउ ही आफ्टर 1962 स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। उसके बाद याह्या खान आते हैं, और याह्या खान ने एक प्रॉमिस किया था कि 1965 का इंडो पाक वॉर के बाद हम इलेक्शंस करवाएंगे। तो 1965 का इंडो पाक वॉर हुआ, उसमें पाकिस्तान हारा, लाहौर तक उसे देना पड़ रहा था। देन वी साइंड अ ताशकंद एग्रीमेंट, और शास्त्री जी ने ताशकंद एग्रीमेंट किया। उसके बाद उनका अनफॉर्चुनेट डेथ होता है, हम सब जानते हैं उस बारे में। उसके बाद की कहानी है कि याह्या खान ने 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए, और यहां पर मुजीबुर रहमान चमक जाते हैं। अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस उन्हें मिलता है, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर थे, यहां पर है मुजीबुर साहब और यहां पर है जुल्फिकार अली भुट्टो। बहुत कम लोग जुल्फिकार अली भुट्टो को अब याद कर रहे होंगे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज वन ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान टॉप लीडर, पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टॉप लीडर थे। तो इन्हें यह लगा था कि पाकिस्तान की पीपीपी पार्टी वर्सेस आवामी पार्टी, इन दोनों की पार्टी में से कौन सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। उन्हें यह बिल्कुल पता था कि आवामी पार्टी, जो कि ईस्ट पाकिस्तान की है, बांग्ला बोलने वाले लोगों की है, वो उर्दू बोलने वाले लोगों से तो कम ही पढ़े लिखे होंगे या कम ही जानते होंगे, या इनके पास पॉलिटिकल पावर कहां से आएगा। लेकिन मुजीबुर रहमान की पार्टी ने पाला पलट दिया। पीपीपी को उतने सीट नहीं मिले, लेकिन आवामी पार्टी को, मुजीबुर साहब के पार्टी को 160 सीट्स मिल गए आउट ऑफ 300 इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। यानी कि वहां के संसद में, वहां की पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी ईस्ट पाकिस्तान की हो गई, और अब सरकार भी इनकी बनने वाली थी। कैन यू इमेजिन द अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। 1947 से 1970 तक आपने ईस्ट पाकिस्तान को कोई आवाज नहीं दी, पॉलिटिकल आवाज नहीं दी, डेमोक्रेटिक आवाज नहीं दी, और जब दी
तो पूरे के पूरे ईस्ट पाकिस्तान ने एक साथ उठकर मुजीबुर रहमान को अपना लीडर चुन लिया एंड नाउ द पाकिस्तानीज वर टेरिफाइड। जुल्फिकार अली भुट्टो ने याह्या खान को मना दिया कि आप नेशनल असेंबली भंग कर दो, इस इलेक्शन को मानने से मना कर दो। उन्होंने ठीक वही किया। ही डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड इन अ वे टॉर्चरिंग मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान के ऊपर एक केस भी लाया गया, अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें उन पर आरोप लगाए गए कि वो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आरोप भी लगे, वो आरोप सिद्ध नहीं हुए, ही वॉज फ्रीड। उसके बाद भी उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए। फाइनली 1971 में पाकिस्तानी सरकार ने लॉन्च किया 25 ऑफ मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट। दिस वॉज द वर्स्ट जेनोसाइड विच वॉज डन ऑन बांग्लादेशी पीपल। बांग्लादेश की सरकार भी इसे मानती है और कहती है कि अराउंड 3 मिलियन, अब इसके ऊपर भी डिबेट है कि शेख मुजीबुर रहमान ने लंदन के एक इंटरव्यू में जाकर कह दिया कि 3 मिलियन 30 लाख बांग्लादेशियों को पाकिस्तान की आर्मी ने एट्रोसिटीज की, मार दिया। एक रात के अंदर ढाका यूनिवर्सिटी के हजार स्टूडेंट्स को मार दिया गया, लाखों विमेन्स को रेप किया गया, उनके मास मर्डर्स हुए। एंड साथ ही साथ जो भी बंगाली या उर्दू बोलने वाले, माफ करिएगा, बंगाली बोलने वाले लोग थे जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी से बिलोंग करते थे, उन पर अत्याचार किया गया। दैट हैपेंड टू बी वन ऑफ द वर्स्ट जेनोसाइड्स। अब इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स है, बंगाल की अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज चलती रहती हैं, इसका भी हम रीजन देखेंगे कि ऐसे क्यों हो रहा है। बट एनीवेज, दिस वाज एन एट्रोसिटी विच वाज डन बाय पाकिस्तान ऑन इट्स ओन पीपल। तो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर यह ऑपरेशन सर्च लाइट किया। इस पर आज भी बांग्लादेश में डिबेट चलता है इस नंबर्स पे, क्या ये 3 लाख थे या ये 30 लाख थे। आवामी पार्टी ये मानती है, शेख हसीना की पार्टी ये मानती है कि 30 लाख थे। अगर कोई वहां पर उठकर यह कह देता है कि जी 30 लाख नहीं हो सकते, 3 लाख या 10 लाख लोगों को झेलना पड़ा था ऑपरेशन सर्च लाइट, तो उस पर केस भी हो जाता है। सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बट ऑपरेशन सर्च लाइट रिमेन टू बी द वर्स्ट जेनोसाइड्स ऑन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। और इसी के बाद शुरू हुआ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जहां पर आवामी पार्टी द्वारा खड़ी की गई मुक्ति बाहिनी पार्टिसिपेट करती है। इंडियन फोर्सेस यानी कि रॉ भी उसकी मदद करते हैं। उसी टाइम पे रॉ का भी जन्म हो रहा था आसपास में, एंड आईबी की मदद के साथ में मुक्ति बाहिनी को भी ट्रेन किया जा रहा था। एंड देयर वाज अ नीड ऑफ एन एक्सटर्नल ऑपरेटिव एजेंसीज लाइक रॉ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसी समय ये भी जन्म हो रहा है। इसके बाद की कहानी क्या है, आई विल कम टू दैट, बट बिफोर आई वांट टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसआईपी, यानी कि सक्सेस इन प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आपके लिए भी तैयारी का ज्यादा समय नहीं बचा है। दिसंबर में हम हैं और मई में प्रीलिम्स होने वाले हैं, तो आपका ऑपरेशन प्रीलिम्स चालू हो चुका है, एंड दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स। इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी, यानी कि 3-3.5 महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज करवाना, टेस्ट सीरीज देना, जो क्लास चल रही है उसके ऊपर टेस्ट देना, डेली और वीकली टेस्ट्स, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रीलिम्स में, और वो है करंट अफेयर्स। 50% 60% आपका पेपर करंट अफेयर बेस्ड होता है। अब ऐसे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स आपको साथ में मिलेंगे व्हाइल यू आर डूइंग द एसआईपी। दैट इज पॉसिबल विथ आवर एसआईपी फ्लैगशिप बैचेस। ये मॉर्निंग में शुरू हो रहा है 20 दिसंबर से। दिस इज द मॉर्निंग बैच। अगेन यू हैव टू यूज द कोड ASH Live। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, अदरवाइज यू हैव टू पे मोर। तो उसमें मत फंसिएगा। यूज द कोड ASH Live टू गेट एनी कोर्सेज मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन स्टडी IQ। बट दिस इज अ कोर्स फॉर SIP, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। अगर आप मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म तैयारी करना चाहते हैं, 2026-27 में एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास लॉन्ग टर्म बैचेस हैं, वो मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगा। बट अगेन यू हैव टू यूज द कोड ASH Live फॉर द सेम कोर्सेस। कमिंग अहेड, आवामी लीग ने ऐसा क्या किया जो आवामी लीग आज पूरे के पूरे बांग्लादेश से हट गई है।
तो जैसा कि मैंने कहा उसके पीछे अपनी हिस्ट्री है। आप यहां पर देख रहे हैं जियाउर रहमान को और खालिदा जिया को। ये बीएनपी पार्टी के, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नए पार्टी जो बनी बाद में 1978 में, उनके लीडर हुए। बट ही ऑल्सो यूज्ड टू वर्क फॉर मुजीबुर रहमान। जब मुजीबुर रहमान आवामी पार्टी के नेता बनकर बांग्लादेश को क्राइसिस से आगे उठा रहे थे, सो इट वाज जियाउर रहमान जियाउर हक हु हैपन टू टेक द लीड ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड में काम कर रहे थे। सो ही वॉज ऑल्सो फ्रीडम फाइटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो 15th of August को 1975 को, जब 3 साल भी नहीं हुए होंगे, 3-4 साल भी नहीं हुए होंगे बांग्लादेश को आजाद हुए, तब उनके सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया जाता है। और यह कहीं ना कहीं रेडिकलिज्म दिखाता था पाकिस्तान का। असैसिनेट करने वाले और कोई नहीं थे, उनके आर्मी के ही लोग थे। फॉर एग्जाम्पल मेजर फारूक रहमान, खांडेकर अब्दुल रशीद या मिस्टर मुश्ताक अहमद, ये पॉलिटिशियन हुआ करते थे। इन लोगों ने एक साथ कॉन्स्पिरेसी की, कानों कान किसी को खबर होने नहीं दिया, मुजीबुर रहमान के घर में घुस गए और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उनकी 2 बेटियां, जिनमें से एक है शेख हसीना, यूरोप के टूर पर गई हुई थी, वो बच गई, जो अभी लास्ट तक बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, अवामी लीग को रिप्रेजेंट कर रही थी ना। इसके बाद और कूज होते हैं, इसके बाद और षड्यंत्र होते हैं। इनको भी हटाया जाता है, खांडेकर मेजर्स को भी हटाया जाता है। उसके बाद एक ईस्टर्न, या अगर मैं कहूं कम्युनिस्ट लेड रेवोल्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं सिपाही जनता विप्लव। सिपाही और जनता की, सिपाही और जनता के साथ में रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन से जन्म होता है जियाउर रहमान की बीएनपी पार्टी का इन 1978। तो 1978 में आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल टर्मोइल, जिसमें बांग्लादेश के जो फ्रीडम फाइटर थे, जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनको ही खत्म कर दिया गया और उसके बाद जन्म हुआ बीएनपी पार्टी का। ये देश अपने पॉलिटिकल फाउंडिंग फादर्स को साथ में नहीं रख पाया, एंड दैट इज द रीजन इट बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमिटी बिटवीन बीएनपी एंड आवामी लीग। बीएनपी और आवामी लीग के बीच में एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट चलता रहा। फिर बाद में आवामी लीग के भी लोग इनके पीछे पड़ेंगे, इनको भी हटाएंगे, इनका भी असैसिनेशन वगैरह होगा, और खालिदा जिया विल बिकम द न्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ओपोनेंट ऑफ शेख हसीना। अब मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश ने भुला क्यों दिया? फॉर एग्जाम्पल कल की ही, परसों की बात है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट वहां पर चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर्स के प्रेशर में आकर अब बांग्लादेश की करेंसी से मुजीबुर रहमान का फेस हटाना तय कर लिया है। वहां के जो गवर्नमेंट हाउस है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रहा करते थे, वहां पर भी फोटोज मुजीबुर रहमान के हटा दिए गए हैं। इनफैक्ट जब शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे तो मुजीबुर रहमान के टॉल स्टैचूज को भी उखाड़कर फेंका जा रहा था। तो सवाल यह है दैट व्हाई डज बांग्लादेश वांट टू फॉरगेट इट्स ओन फाउंडिंग फादर? उनके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4A में लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके का छेड़छाड़ शेख मुजीबुर रहमान के पिक्चर्स के साथ नहीं किया जा सकता, हु इज द फाउंडिंग फादर और हु इज द फादर ऑफ नेशन। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि बांग्लादेश अपने ही फ्रीडम फाइटर्स को भुलाने की कोशिश कर रहा है? इसका जवाब आता है 1975 से। 1975 से आवामी लीग अपने किए गए वायदों से वापस हट गई। 1971 में वो पूरी तरीके से जेल में रहते हैं, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जेल में रहते हैं, और बहुत सारे हिस्टोरियंस का यह मानना है कि ग्राउंड में जियाउर और बीएनपी के दूसरे लीडर्स काम कर रहे थे। उनके सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर मुजीबुर रहमान एक्चुअली जेल में थे। और जब 1975 में देश संभला नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ गया, करप्शन चार्जेस बढ़ गए, साथ ही साथ देयर वाज फेमाइन्स आउट इन बांग्लादेश, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। निर्णय यह था कि सारी पार्टीज को वो बैन कर देंगे। यस, शेख मुजीबुर रहमान ने 1975 में 7th of June के साथ
सारी पार्टीज को बैन कर दिया और उन्होंने एक मल्टी पार्टी गवर्नमेंट बनाई जिसको वो बक्साल कहते थे, BAKSAL, बक्साल ना। नाम के लिए मल्टी पार्टी गवर्नमेंट थी, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान और उनके चुने गए लोग थे। ऐसे में इन्होंने खुद बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक फॉर्म्स का गला घोट दिया। ना ही इतना ही, उन्होंने इंडिपेंडेंट प्रेस को भी खत्म कर दिया। एंड विद दिस केम अ न्यू चैलेंज कि बांग्लादेश अब कंटिन्यू कैसे करेगा। 1975 इज ऑल्सो नॉट अ वेरी अनपॉपुलर ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। इंडिया में भी 1975 और 1976 में डेमोक्रेसी के ऊपर काले बादल छाए हुए थे, जिसका नाम था इमरजेंसी। और शेख मुजीबुर रहमान इंदिरा गांधी जी के तरफ ज्यादा ही वफादार थे, बिकॉज इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी दैट बांग्लादेश गॉट लिबरेशन। तो शेख मुजीबुर रहमान शायद अपने चुनिंदा पॉलिटिकल और अपने पसंदीदा पॉलिटिकल आइकन के साथ कदम से कदम मिला रहे थे। बट दैट इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लाइज, और इंडिया एंड बांग्लादेश लाइज, कि यहां पर डेमोक्रेसी जीवंत है। इंदिरा गांधी के समय से नहीं, गौतम बुद्ध के समय से जीवंत है। हम डेमोक्रेसी में जीना जानते हैं, डेमोक्रेसी को डेथ चैम्बर से वापस लाना भी जानते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया का डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और यूनिशन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ये सब कुछ मिलाकर इंडिया के डेमोक्रेटिक आइडियल्स को जिंदा रखता है। बांग्लादेश शायद वो नहीं कर पाया। इसी टाइम पीरियड पे शेख मुजीबुर रहमान ने बक्साल लॉन्च किया और उसी के एग्रेशन से कुछ नए ग्रास रूट पॉलिटिकल लीडरशिप चालू हो गए। फॉर एग्जांपल जातीय श्रमिक दल JSD, जो कि एक लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रहा था। बांग्लादेश छात्र लीग, जो बांग्लादेश का स्टूडेंट यूनियन है, जो आज भी बांग्लादेश में नई रेवोल्यूशन, नए क्रांति लाए जा रहा है, वो उस समय भी उतना ही पॉपुलर था। तो छात्र लीग ने, जातीय श्रमिक दल ने मुजीबुर रहमान के खिलाफ आवाज उठाने शुरू कर दिए। बट यू हैड some miscreants from people like जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था बांग्लादेश में और है जो पाकिस्तानी परस्त है या पाकिस्तान के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई करता है, और इन्होंने कोशिश की शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट करने की। असैसिनेट वो हुए भी, बट फिर इसके बाद में जो नया एक एंटी जियाउर हक या एक एंटी BNP टायरेड चला, जहां पर आवामी लीग वापस आती है। 1990s में हम देखते हैं कि बांग्लादेश में आवामी लीग का वापस आना तय हो जाता है। नई प्रकार से हिस्ट्री लिखी जाती है, और जब हिस्ट्री लिखी जाती है तो बांग्लादेश की हिस्ट्री में यही बताया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान थे जिन्होंने बांग्लादेश के लोगों को आजादी दिलाई। सिर्फ और सिर्फ मुक्ति बाहिनी थी जिसने यह काम किया। इनफैक्ट इंडियन आर्मी के रोल को भी ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है, लेकिन आवामी लीग के रोल को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स जो बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे, जैसे कि ताजुद्दीन अहमद या मौलाना भाषानी, जिनको रेड मौलाना भी कहा जाता है, ऑल ऑफ दीज कैरिकेचर्स वर साइडलाइंड। और जो लोग हिस्ट्री पढ़ने लगे बांग्लादेश की 1990s के बाद, उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि शेख मुजीबुर रहमान को छोड़कर बांग्लादेश में और कोई फ्रीडम फाइटर है ही नहीं। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हंटिंग ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। आवामी लीग के ऑपोजिट में जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, जैसे BNP या जमाते इस्लामी, उनको हंट किया जा रहा था इन द नेम ऑफ वॉर क्राइम्स। देखिए, यह बात तो बिल्कुल तय थी कि 25 मार्च 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक बांग्लादेश में मारकाट मचाई गई, और उससे पहले पाकिस्तान की आर्मी ने जेनोसाइड किया। लेकिन ऐसे बहुत इनोसेंट लोग भी थे जिनको इस जेनोसाइड के लपेटे में लिया गया, जिन पर फर्जी मुकदमा चलाया गया, और साथ ही साथ बांग्लादेश लिबरेशन को एक पॉलिटिकल टूल बना दिया गया। दैट मींस द बांग्लादेश लिबरेशन वाज ओनली बिकॉज ऑफ वन पार्टी, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ अ कॉमन मास मूवमेंट। जैसे कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को यह कहना गलत होगा कि वो सिर्फ कांग्रेस की वजह से चल रही थी। कांग्रेस के साथ साथ और दूसरी पार्टीज भी थी जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। उसी तरीके से यह भी कहना गलत होगा कि बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ आवामी पार्टी थी जो कि बांग्लादेश को फ्री कर रही थी। हिस्टोरियंस इस बारे में बताते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान को
एक न्यूट्रल फिगर बनाने के बजाय एक डिविजिव फिगर बना दिया गया। और उन्होंने अपने तरफ से भी डेमोक्रेसी, जो कि बांग्लादेश के साथ आने वाली एक नई चीज होनी चाहिए थी, उसे भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और अपने आप को डिक्टेटर बनाने की तरफ ले गए, तानाशाह बनाने की तरफ ले गए, जो ज्यादातर पाकिस्तान से अलग नहीं थे। पाकिस्तान में भी तानाशाही थी और वो बांग्लादेश में भी वही करना चाहते थे। ऑल ऑफ दिस बिकेम अ रीजन फॉर पीपल टू हेट आवामी लीग एंड बाय एक्सटेंशन शेख मुजीबुर रहमान। हम उन्हें बंग बंधु कहते हैं। दिल्ली की सड़कों पर आप जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, लोक कल्याण मार्ग के पास से गुजरने वाली एक सड़क है जिसका नाम है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान मार्ग। आप शेख मुजीबुर रहमान मार्ग से बिना हुए लोक कल्याण मार्ग पर नहीं जा सकते। दैट अकॉर्डेंस, दैट स्टेटस वी हैव गिवन टू शेख मुजीबुर रहमान बिकॉज ही बॉट बांग्लादेश, बिकॉज हमें लगा कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ बांग्लादेश की एक आइडियोलॉजी खड़ी होगी। हमें यह लगा कि मल्टीकल्चरलिज्म की आइडियोलॉजी खड़ी होगी। बट आज भी लड़ाई उसी आइडियोलॉजी की है कि क्या आप डेमोक्रेसी में रहना चाहते हैं या तानाशाही में। जो राष्ट्र अपने फ्रीडम फाइटर्स को और अपने फ्रीडम आइडियल्स को भूल जाते हैं, दे आर बाउंड टू रिपीट मिस्टेक्स। It is very important that you protect your history and the ideals by which you stand. भारत और भारतीय लोगों ने ठीक यही किया। बांग्लादेश कहीं चूक रहा है। That is why we need the original Sheikh Mujibur Rahman and the ideals that founded Bangladesh. लास्ट में मैंने आपको बताया कि जो लोग फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं, मेंस और इंटरव्यू की भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए है P2I फाउंडेशन कोर्सेस। दिस गिव्स यू द रीजन टू प्रिपेयर फॉर नॉट जस्ट इन प्रीलिम्स, इसमें सक्सेस इन प्रीलिम्स के भी बैचेस होंगे, बट साथ ही साथ आपके मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स भी हैं। यानी कि जब आप प्रीलिम्स पार करते हैं तो हम आपको मेंस की तैयारी ऑफलाइन मोड में अपने ऑफलाइन सेंटर्स गुरुग्राम और दिल्ली में करवाएंगे एट द सेम कॉस्ट। अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, so this is the price. अगर आप 2027 के लिए कर रहे हैं, so this is the price. The validity extends at no additional cost. Again, you have to use the code ASHLIFE. जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे at any given courses, कोई भी कोर्स स्टडी IQ के, चाहे आप PCS की तैयारी कर रहे हो या आप जुडिशरी की कर रहे हो या नेट की कर रहे हो, स्टडी IQ के किसी भी कोर्सेज में आप ये कोड यूज कर सकते हैं। You'll get the maximum discount possible. The batch is starting from 17th of December for P2I Foundation December morning batches. ये इस साल के सबसे आखिरी batches हैं। Make sure that you take advantage of it. If you have any questions regarding to this subject या आप कोई suggestion देना चाहते हैं जिस पर मैं और चर्चा करूं, so feel free to connect with me on Telegram. Thank you for watching it. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।